नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान टॉपर सीरीज का मॉडल पेपर 5। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के दो परिणाम प्रमुख हैं, जिनमें सबसे पहला है साम्राज्य विस्तार की होड़। तो 19वीं सदी में विभिन्न यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के उद्देश्य से आपस में लड़ने लगे, जिसका प्रसार संपूर्ण विश्व में हो गया और इसके कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। अगला आता है सी में पॉइंट, व्यापारिक हित। तो औद्योगिक प्रगति के कारण कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल के विक्रय के लिए विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज और उस पर अधिकार स्थापित करना शुरू हो गया। अपने व्यापारिक हित के लिए कंपनियां लड़ने लगीं, जिसे अपने अपने सरकार का समर्थन प्राप्त था। इस संघर्ष का परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनमें से कौन सी विधि बेहतर है? तो देश की स्थिति की तुलना में करने के लिए औसत आय की तुलना करना बेहतर है। औसत आय की तुलना करने के लिए देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। औसत आय का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय होती है, ये जो है एक बेहतर उपाय होती है हमारे पास तुलना करने के लिए। अब आता है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर निम्नलिखित हैं, जिनमें राष्ट्रीय आय किसी देश में एक साल में होने वाले आर्थिक गतिविधियों का माप है। वहीं प्रति व्यक्ति आय समाज के जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण का संकेत देती है। राष्ट्रीय आय में देश के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की आय शामिल होती है। और वहीं प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर मिलती है। राष्ट्रीय आय में समाधान आय यानी कि साधन आय शामिल होती है। वहीं प्रति व्यक्ति आय को अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विनिमय दरों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है कि राष्ट्रीय आय को कुल देश की जनसंख्या से भाग देकर जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम 2005, या जैसे हम मनरेगा कहते हैं, और एक भारतीय श्रम कानून है। यह योजना ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को रोजगार की गारंटी देती है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर साल यानी कि एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, यह रोजगार जो योजना है, ये जो है ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों के लिए थी, जिसमें जो है रोजगार की गारंटी देती है और एक साल में जो है कम से कम 100 दिन रोजगार दिया जाता है इस योजना के तहत। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक आवेदन करना होता है। इस योजना के तहत इन वर्गों के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। इस योजना के तहत रोजगार आवेदक के घर से 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, यानी कि जो जो रोजगार मिलता है वो जो है उसके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अगर आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार भी होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। तो भारत में सूती वस्त्रों की अत्यंत पुरानी परंपरा है। देश की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। देश की सूती कपड़ा मिलें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में है। यह उद्योग भारत का सबसे बड़ा एक व्यापक उद्योग है, यानी कि बड़ा। देश के औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14% रहा है।
तो सूती वस्त्रों का जो योगदान है वो देश के उत्पादन में जो है 14% है। और भारत में जो है सूती वस्त्रों की अत्यंत पुरानी परंपरा रही है, जो कि इसमें जो है सबसे पहली जो मिल बनाई की गई थी वो गई थी 1818 में, जो कि कोलकाता में स्थापित थी। और देश के जो सूती वस्त्रों की जो बड़ी-बड़ी मिलें मुख्य रूप से हैं वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में है। और यह भारत का सबसे बड़ा व्यापक यानी कि बड़ा उद्योग है। जबकि देश के कुल निर्यात आय में इसका हिस्सा 19% है, आयात में इसका हिस्सा 3% है। यह उद्योग लगभग 9 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। यानी कि आप जानते हैं कि 9 करोड़ लोग जो है काफ़ी बड़ी संख्या होती है, और सूती वस्त्र का उद्योग ही जो है लगभग 9 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों प्रकार से जो है लगभग 9 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगी है। सरकार ने कपड़ा आदेश विकास एवं विनिमय 1993 के माध्यम से कपड़ा उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया था। यानी कि 1993 में जो इसको लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं, जिनमें से पहला है आर्थिक दशा। तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त थी। राजाओं की फिजूल खर्ची और लगातार युद्धों के कारण शाही कोष खाली हो गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस की आर्थिक दशा को और भी जर्जर यानी कि कमजोर बना दिया था। तो ये प्रश्न जो है आपके ज्यादातर मॉडल पेपर्स में पूछा गया है, और ये वही सारे प्रश्न हैं जो कि आपके 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में, 2022 में, 2023 में पूछे गए हैं। तो आप जो है ये मत कहिएगा कि एक ही प्रश्न को बार-बार कराए जा रहे हैं। ये हम जो है आपको इसीलिए करा रहे हैं ताकि ये प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। अगला पॉइंट आता है सामाजिक असमानता। तो अमीर और गरीब के बीच असमानता थी। तीसरे एस्टेट के लोग सभी तरह के करों का भुगतान करते थे। अगला आता है प्रबुद्धता का विचार। तो प्रबुद्धता के विचारों से में समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र शामिल थे। फ्रांसीसी लोग बदलाव के लिए तैयार थे। और अगला पॉइंट आता है लुईस ओलेवे और मैरी एंटोनेट, जो कि उनकी पत्नी थी लुईस ओलेवे की। तो मैरी एंटोनेट एक ऑस्ट्रियाई राजकुमारी थी जिन्होंने 14 साल की उम्र में फ्रांस के राजा लुईस ओलेवे से शादी की थी। उनकी असाधारण जीवन शैली ने उन्हें अलोकप्रिय बना दिया था, यानी कि वो जो लोकप्रिय नहीं रहे थे, और वो जो है फिजूल की खर्चियां करते थे, जिसके कारण जो है फ्रांस में जो है मुद्रा की कमी हुई, और इसके कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब हमारा अगला प्रश्न आता है भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत की संघीय विशेष व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें भारत में संघीय व्यवस्था के तहत शासन के 2 स्तर हैं, केंद्र और राज्य। संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है। भारत में संघीय व्यवस्था के तहत शासन के अलग-अलग स्तरों पर विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा 3 सूचियों के तहत किया गया है। तो ये प्रश्न जो है हमने आपको पहले पूरा का पूरा डिटेल में कराया है, जो कि लगभग आपके 250 से 300 शब्दों में है, लेकिन आपको इसका उत्तर जो है लगभग 150 शब्दों में देना होता है। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। दुनिया के संविधान में विधायी शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट सीमांकन किया गया है। ये 3 सूचियों के जरिए किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो भारत में संघवाद के 3 प्रमुख यानी कि मुख्य लक्ष्य हैं, जिसमें विविधता में एकजुटता, सत्ता का विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। अब हमारा अगला प्रश्न आता है जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। तो जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित चीजों की विविधता और उनमें होने वाले बदलाव। इनमें पौधों, जानवरों, कवकों और सूक्ष्म जीवों की सभी प्रजातियां, उनकी आनुवंशिक विविधता और वे पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं, जिनका वे हिस्सा हैं। तो जैव विविधता जीवन का एक मूल तत्व है। यह हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है और हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए
इसकी रक्षा करना जरूरी होता है। तो जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का मतलब होता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जो जीवित जीवों की विविधता और उनमें होने वाले बदलाव, तो ये क्या होता है? यही होती है जीव विविधता। और इसमें जो है पौधों, जानवरों, कवकों, सूक्ष्म जीवों, सभी प्रजातियों और उनकी आनुवंशिक जो विविधता होती है सभी को रखा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र शामिल भी होता है। और जैव विविधता से हमें भोजन, दवा, ऊर्जा, ताजा पानी और मिट्टी की शुद्धि मिलती है। जैव विविधता से हमें स्वच्छ हवा मिलती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन बनाते हैं। जैव विविधता से हमें कीट नियंत्रण और अपशिष्ट को नष्ट करने में मदद मिलती है। जैव विविधता से हमें मनोरंजन और पर्यटन का वातावरण मिलता है। जैव विविधता से हमें कार्बन पृथक्करण में मदद भी मिलती है। और जैव विविधता से हमें पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और लचीलेपन में भी मदद मिलती है। और जैव विविधता से हमें चिकित्सा पेशे में नए उपचार खोजने में भी मदद मिलती है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं जो अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें से प्रत्येक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अलग अलग योगदान के साथ अलग अलग आर्थिक गतिविधियों से बना है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को जो है हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र में जो है इसे कहते हैं सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्रथम क्षेत्र को जो है इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र को कहते हैं टेरिटरी सेक्टर। और द्वितीय क्षेत्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। यह अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से मिलने वाली प्राकृतिक सामग्री को संशोधित करके तैयार उत्पाद बनाया जाता है। तो ये संशोधित है, संशोधित करके तैयार उत्पाद बनाया जाता है। यह क्षेत्र कच्चे माल में मूल्य जोड़ता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण, ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक डिजाइन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। और इस क्षेत्र में जो है यह क्षेत्र आर्थिक विकास में योगदान देता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। यह नवाचार को आगे बढ़ाने, निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। द्वितीय क्षेत्र में आने वाले कुछ उदाहरण ये हैं, जिनमें गन्ना उद्योग, भवन उद्योग कंपनियां, कार निर्माता, खाद्य उत्पादन निर्माण कंपनियां। भारत में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कुशल जो कि कुल सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि करीब 27.6% है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी में योगदान। अब आते हैं हमारे मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है तो अमृतसर में। वह स्थान जहां चोरा चोरी कांड हुआ तो वो गोरखपुर में हुआ। और वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था तो चंपारण में हुआ था। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो ये जो है लाहौर में हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है आपको पहले मैंने करा दिए हैं, लेकिन इसमें जो है ये कई बार जो है अलग अलग तरह से पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था तो अहमदाबाद से शुरू हुआ, जो कि दांडी में जाकर खत्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, अहमदाबाद में से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम नमक कानून भी कहते हैं, दांडी यात्रा भी कहते हैं। तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ शुरू किया था। तो ये आपको याद रखना है। तो अब जो है हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।